अगर आपको हम इस तरह से एक ग्रुप ऑफ एप्पल्स दें या एक पीस ऑफ पाई, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि दीज आर 5 एप्पल्स एंड देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस पीस ऑफ पाई। पर इसके अलग अगर हम आपको एक बाउल फुल ऑफ कैंडीज दें, तो क्या आप इसको देखकर इमीडिएटली बता सकते हैं कि हाउ मेनी कैंडीज आर देयर एग्जैक्टली? आई होप नॉट। पर हाँ, अगर पास्ट में आपने इसी सेम बाउल फुल ऑफ कैंडीज को काउंट किया हो और आपने पाया हो कि इसमें 100 कैंडीज आती हैं, तो श्योरली यू कैन से दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 कैंडीज इन दिस बाउल। पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपने अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज किया है, क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि वेदर देयर आर एग्जैक्टली 100 कैंडीज इन दिस बाउल या इस बाउल में 101, 98, 95 और 104 इतनी कैंडीज हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि व्हेन सम लार्ज क्वांटिटी इज क्लोज इनफ, तो एग्जैक्टली वो कितनी है ये बताना जस्ट बाय लुकिंग एट इट इज डिफिकल्ट। इसी तरह से जब हम किसी एयर कंडीशनर का टेम्परेचर सेट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऑप्शंस जो हैं वो एग्जैक्ट नंबर्स में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस सेट किया है। वहीं गर्मियों के दिनों में जब हम एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करते हैं या आउटसाइड टेम्परेचर की बात करते हैं, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टेम्परेचर हमेशा एग्जैक्ट क्वांटिटीज में रिपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर है 43.3 डिग्री सेल्सियस। पर जब हम आम बोलचाल में बाहर के तापमान की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इट्स रियली हॉट आउटसाइड, द टेम्परेचर इज अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर हम बात एग्जैक्ट टेम्परेचर की नहीं करते हैं, बल्कि अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ही करते हैं। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को 43.3 डिग्री सेल्सियस की जगह 44 डिग्री बोलें या 43 डिग्री बोलें, हमारी जो फीलिंग है, हमारा जो एक्सपीरियंस है ऑफ द हॉटनेस आउटसाइड, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब कि क्वांटिटी हमें एग्जैक्ट चाहिए या अप्रोक्सीमेट, ये इस पर डिपेंड करेगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात ऑब्जर्व करिए कि हमने इस सिंबल का यूज किया है वर्ड अप्रोक्सीमेट या अबाउट को डिनोट करने के लिए। तो मैथमेटिक्स में इस सिंबल को कहते हैं टिल्डे और इसका मतलब होता है अबाउट और अप्रोक्सीमेटली। तो जहां पर भी हम किसी क्वांटिटी को अबाउट या अप्रोक्सीमेट टर्म्स में यूज करेंगे, तो वहां हम इस सिंबल को फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 1 का सेक्शन 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो पहले हम समझेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच इज completely accurate and no part of the quantity is rounded or approximated। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि 2 + 2 हम करते हैं तो we know it is exactly 4, या फिर when your class teacher makes a statement that there are 30 students in the class। अब इसके अलग जो approximate value होती है, that is a value which is close to the actual value, और ये exact नहीं होती। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं कि the height of a child is about 4 feet, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि बच्चे की हाइट एग्जैक्टली 4 फीट हो। हम केवल ये बता रहे हैं कि बच्चे की हाइट 4 फीट के आसपास है। वो एग्जैक्टली 4 फीट भी हो सकती है, वो 4.1 फीट भी हो सकती है, वो 3.9 फीट भी हो सकती है। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि हम बच्चे की हाइट का केवल अंदाजा बता रहे हैं। इसी तरह अगर आपकी क्लास टीचर इस तरह का कोई स्टेटमेंट देती है दैट देयर आर अबाउट 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो यहाँ भी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहे हैं, because we do not know exactly that there are whether 30 students in the class or 28 or 31, but definitely this value will be very close to the actual value। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो परफेक्ट होती है और करेक्ट होती है। यहाँ पर कोई भी गैसिंग नहीं होती या कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जाता। वहीं जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दैट इज क्लोज इनफ टू द एग्जैक्ट वैल्यू, और यहाँ पर हम थोड़ी गैसिंग करते हैं या थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। अब आपकी बुक में दिए हुए रॉक्सी और एस्तु की इस कन्वर्सेशन पर ध्यान दीजिए। यहाँ एस्तु रॉक्सी को बोल रहा है कि 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। इस पर रॉक्सी बोलती है ओह सो मेनी पीपल। देन एस्तु सेज इफ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटन 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। अब आप इस कन्वर्सेशन के बारे में क्या सोचते हैं? आपने इस तरह की हेडलाइंस और स्टेटमेंट्स सुने होंगे। क्या ऐसी सिचुएशन में न्यूज़पेपर वाले रियली 99,999 लिखते हैं, या वो लिखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पीपल ने बुक फेयर को विजिट किया? तो आप समझ रहे होंगे कि यूजुअली जो रिपोर्टिंग होती है वो इस तरह से होती है कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात या एग्जैक्ट वैल्यू की बात न्यूज़पेपर्स जब तक कॉन्टेक्स्ट की डिमांड ना हो
नहीं करते। अब आप इस डेटा पे ध्यान दीजिए कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द चिंतामणि टाउन इज 76,068। पर इसकी जगह अगर हम ऐसा बोलें कि चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन अबाउट 75,000 है या करीब 75,000 है, तो क्या आपको टाउन के पॉपुलेशन साइज के बारे में अंदाजा नहीं लगता? क्या आपके लिए ये मैटर करता है कि एग्जैक्टली कितनी टाउन की पॉपुलेशन है ये आपको पता हो? हमारे ख्याल से अबाउट 75,000 कहने से आपको अंदाजा लग जाता है कि चिंतामणि कितना बड़ा टाउन है, उसमें कितने लोग रहते हैं। फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पजेस एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत आपको कम ही पड़ेगी। अब यहाँ पर जो 76,068 है, इसको आप बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, और अबाउट 75,000 जो है, इसको आप बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू और राउंडेड ऑफ वैल्यू। अब हम ये समझेंगे कि ये राउंडिंग ऑफ या राउंडेड ऑफ वैल्यू क्या होती है। तो राउंडिंग ऑफ होता है टू रिप्लेस अ नंबर विद अनदर नंबर दैट इज क्लोज टू इट बट इजियर टू कैलकुलेट विद, इजियर टू डील विद। इसको समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए। तो ये गेम कभी ना कभी आपने स्कूल में खेला होगा, इसे कहते हैं टग ऑफ वॉर या रस्साकसी। तो इस गेम में एग्जैक्टली क्या होता है कि आपकी रस्सी जो दोनों एंड से दो टीम्स ने पकड़ी हुई है, उसके एग्जैक्टली सेंटर पे एक नॉट होती है या मार्किंग होती है, और जब गेम स्टार्ट होता है तो वो मार्किंग एग्जैक्टली ग्राउंड पे बनी हुई एक लाइन के ऊपर होती है। अब इस गेम में अगर लेफ्ट वाली टीम रस्सी को अपनी तरफ खींचे तो ये मार्किंग उस ग्राउंड पे बनी हुई लाइन के लेफ्ट साइड में चले जाती है। इस तरह के केस में जो लेफ्ट साइड है वो गेम जीत जाती है। वहीं जब राइट हैंड साइड वाली टीम ज्यादा मजबूत हो तो वो इस मार्किंग को लाइन के अपनी तरफ खींच लेती है, और ऐसे केस में राइट हैंड साइड वाली टीम जीत जाती है। कुछ ऐसा ही होता है लार्ज नंबर्स के साथ। इसमें जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हम उसकी पास की या नेबरहुड डिजिट को देखते हैं, और वो डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन 10 डिजिट्स में से ही कोई एक डिजिट होगी। तो इनको हम दो ग्रुप में बांट लेते हैं। अगर डिजिट इन क्वेश्चन 0, 1, 2, 3, 4 हो तो उस केस में जो अप्रोक्सीमेटेड नंबर होगा वो लेस देन होगा एक्चुअल नंबर से, और इसको हम बोलते हैं राउंड डाउन। इसी तरह से अगर डिजिट इन क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक डिजिट है तो जो अप्रोक्सीमेटेड नंबर है वो मोर देन एक्चुअल नंबर होगा, और इसको हम कहते हैं राउंड अप। इन दोनों को ही हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, जैसे कि द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹470। तो जो शॉपकीपर है ही माइट से समथिंग लाइक दिस आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू to the nearest 50. He might say that the cost of the item is around ₹450, or he may say that the cost of item is ₹500. तो यूजुअली आपने शॉपकीपर को इस तरह के केस में कहते हुए सुना होगा कि कॉस्ट ऑफ द आइटम इज अराउंड ₹450 एंड नॉट ₹500। क्यों? क्योंकि अगर वो 500 बोलेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो आइटम की कॉस्ट ज्यादा बता रहा है और मे बी आप उसे परचेज ना करें। तो इस केस में उसने क्या किया कि कॉस्ट को राउंड डाउन किया। अब राउंड अप के केस को देखते हैं। जैसे किसी स्कूल में 732 पीपल है, यानी स्टूडेंट्स और स्टाफ टीचर्स को मिला के 732 टोटल लोग हैं। अब प्रिंसिपल चाहती है कि सभी स्टाफ और स्टूडेंट्स में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, तो इस केस में भी वो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकालने के लिए राउंडिंग ऑफ करेगी। तो नियरेस्ट 50 पर राउंडिंग ऑफ करने पर या तो वो 750 स्वीट्स ऑर्डर करेगी या फिर 700 स्वीट्स। अब आप देखिए कि अगर प्रिंसिपल 700 स्वीट्स ऑर्डर करेगी तो 32 ऐसे लोग होंगे जिनको कोई स्वीट्स नहीं मिल पाएगी, तो उन्हें अप्रोक्सीमेटली कितनी स्वीट्स ऑर्डर करनी चाहिए? तो प्रिंसिपल को यहाँ 750 स्वीट्स ऑर्डर करनी चाहिए, ना कि 700। तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन करने के लिए प्रिंसिपल ने क्या किया? राउंड अप किया। तो देखा आपने कि कैसे डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट हम राउंडिंग अप या राउंडिंग डाउन को यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू या क्वांटिटीज को निकालने के लिए। अब आपकी बुक में दी हुई इस फनी पिक्चर को देखते हैं। तो यहाँ एक बाप अपने बेटे से कह रहा है कि बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। अब बप्पी भी आपकी तरह स्कूल में राउंडिंग ऑफ सीख रहा था। उसने झट से टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली और उसमें रेलवे इंक्वायरी का नंबर खोजने लगा, तो वहां पर उसे नंबर मिला 139। अब बप्पी ने ज्यादा समझदारी दिखाते हुए उसको राउंड ऑफ कर लिया और 139 को उसने राउंड ऑफ किया नंबर 100 और आओ देखा ना ताओ, झट से वो नंबर डायल कर दिया। अब उसने डायरेक्टरी में तो ध्यान नहीं दिया कि नंबर 100 पुलिस का नंबर है। पुलिस ने घर की घंटी बजाई, तो जब बप्पी के पापा ने दरवाजा खोला वो हैरान रह गए। उन्होंने बप्पी से पूछा व्हाट नंबर डिड यू कॉल? और बप्पी ने हंसते हुए जवाब दिया आई कॉल्ड द राउंडेड ऑफ नंबर। ऑफ कोर्स माय टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल
डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स। तो बप्पी के टीचर ने तो उसको सही ही बताया था कि द एफिशिएंट पीपल डील विद द राउंडेड ऑफ नंबर्स, पर शायद उनसे ये बताने में भूल हो गई कि राउंडेड ऑफ नंबर्स को कहाँ यूज करना है और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। और इसी से रिलेटेड है आपकी बुक में दिया हुआ ये क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज एप्रोप्रिएट टू ए राउंड अप, बी राउंड डाउन, सी either rounding up or rounding down is okay, and D when exact numbers are needed। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे राउंड अप को। तो when you need at least that much of a quantity, या फिर आपको किसी क्वांटिटी की कम से कम जितनी मात्रा चाहिए, उन सिचुएशंस में हम राउंड अप को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन हो सकती है व्हेन यू आर बाइंग बैलून्स फॉर 27 किड्स। तो बैलून्स जो है वो अगर 10 के पैक्स में आते हैं तो देन यू विल हैव टू बाई एटलीस्ट 3 पैक्स, मतलब कि 30 बैलून्स। इस केस में आपने क्या किया, क्योंकि आपको 27 किड्स में से सभी को बैलून्स देने थे और बैलून्स केवल 10 बैलून्स के पैक में आते हैं, तो आपको कम से कम 3 पैकेट लेने पड़ेंगे जिससे कि आप सभी बच्चों को बैलून्स दे पाए। तो यहां पर आपने 27 को राउंड अप करके कर दिया 30। एक और सिचुएशन देखते हैं जिसमें सपोज यू विल हैव टू कैच अ बस दैट लीव्स इन 7.5 मिनट्स। तो आप अपने दोस्त को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि बस विल लीव इन 8 मिनट्स। इसमें भी आपने राउंड अप किया। अगर आप इसमें राउंड डाउन करके 7 मिनट्स बोलते तो आपके दोस्त की बस छूट जाती। अब समझते हैं कि किन सिचुएशन में हम राउंड डाउन करेंगे। तो व्हेन यू मस्ट नॉट एक्सीड अ लिमिट, मतलब कि किसी क्वांटिटी को ज्यादा बताना आपके लिए फिजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल when you are telling your age, so when you are 7 years and 11 months old, तो you say that I am 7। आप नहीं बोलते कि मैं 8 का हूं या 8 years old हूं, क्योंकि उससे वो आपकी उम्र ज्यादा समझेगा। एक और सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए हैं और वहां पर एक राइड है which allows kids only under the age of 10 years to have that ride। तो उस केस में अगर किसी बच्चे की उम्र 9.8 years है तो आप उसे राउंड डाउन करके 9 years बताएंगे so that he can still enjoy the ride। अगर आप उसकी एज को राउंड अप करेंगे तो वो 10 years हो जाएगी and he will not be able to have that ride। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप राउंड डाउन करते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिनमें इधर आप राउंड अप करें और राउंड डाउन करें, दोनों ही तरीके ठीक है। तो ये वो सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप अप्रोक्सीमेशन करते हैं केवल किसी क्वांटिटी का एस्टिमेट निकालने के लिए। जैसे कि आप बाजार गए एंड यू स्पेंट 47.2 रुपीज और आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि आपका कितना खर्चा हुआ, तो आप कह सकते हैं कि आई स्पेंट अराउंड 45 रुपीज और यू कैन ऑल्सो से ऑलमोस्ट 50 रुपीज। दोनों ही तरीके में आपका स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इस केस में आप अपने दोस्त को केवल एक अंदाजा बता रहे हैं कि आपने कितना पैसा खर्च किया। सिमिलरली अगर किसी जगह का टेम्परेचर 26.6 डिग्री सेल्सियस है तो आप या तो ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस है, और आप ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 26 डिग्री सेल्सियस है। दोनों ही एक अंदाजे हैं, एक अप्रोक्सीमेशन है। 26 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस बोलने से आपकी उस टेम्परेचर के परसेप्शन या फीलिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट में हम देखेंगे कि व्हेन टू यूज एग्जैक्ट नंबर्स। तो जब प्रिसीजन या एक्यूरेसी मैटर करती है तो आपको एग्जैक्ट नंबर्स यूज करने हैं। जैसा कि आपने अभी बुक में दिए हुए कार्टून को देखा जिसमें बप्पी ने 139 को राउंड डाउन करके 100 डायल कर दिया, जिससे उसके घर पे पुलिस आ गई। अब यहाँ पर एक्यूरेसी या प्रिसीजन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 139 अलग नंबर है अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए और 100 एक अलग नंबर है एक डिफरेंट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके ही कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि टेकिंग मेडिसिन। तो जब डॉक्टर आपको कहता है कि आपको इस मेडिसिन का 5 ml लेना है तो आप उसे 4 या 6 ml नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्टली 5 ml लेना पड़ेगा। एक और सिचुएशन में मान लीजिए आप कुकिंग या बेकिंग कर रहे हैं एंड यू रिक्वायर 1.5 कप्स ऑफ फ्लोर, तो आप उसकी जगह 1 या 2 कप नहीं ले सकते, आपको एग्जैक्टली 1.5 कप्स लेना पड़ेगा, वरना आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो आपने देखा कि राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन दोनों ही अप्रोक्सीमेशन के मेथड हैं, लेकिन आपको इन्हें स्मार्टली यूज करना है और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। अब रिकॉल करिए हमारे पहले डिस्कस किए हुए टग ऑफ वॉर गेम को। इसमें हमने जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम्स की डिजिट्स होती हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। तो एक ग्रुप था 0 से लेके 4 तक का और दूसरा ग्रुप था 5 से लेके 9 तक का। और हमने आपको बताया था कि जब डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 होती हैं तो उन सिचुएशंस में हम राउंड डाउन करते हैं, और जब डिजिट्स 5, 6, 7, 8 और 9 होती हैं
उन सिचुएशंस में हम राउंड अप करते हैं। लेकिन हमने आपको वो एग्जैक्ट सिचुएशंस के बारे में नहीं बताया था जहां हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो पहले यहां आप समझिए कि जो लार्ज नंबर्स होते हैं, जब हम उनका अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो इट इज ऑलवेज यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़। और ये जो नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़ होता है, इसको निकालने के लिए हम ये जो दो ग्रुप्स बनाए हैं हमने डिजिट्स के, इसको यूज करते हैं। तो इनको हम कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गोल्डन रूल ऑफ राउंडिंग। तो जब भी हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं किसी नंबर को, तो हम जिस डिजिट पर राउंड ऑफ कर रहे हैं उस डिजिट की जस्ट एग्जैक्टली राइट में जो डिजिट है, हम उसको देखेंगे कि अगर वो डिजिट 0 to 4 इन नंबर्स में से कोई एक है, तो हम जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसको सेम रखेंगे या उस डिजिट को सेम रखेंगे। और जब वो जस्ट राइट हैंड साइड वाली डिजिट 5 से लेके 9 के बीच में है, तो हम उस प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। मतलब कि राइट हैंड साइड वाली डिजिट अगर 0 और 4 के बीच में लाई करती है तो हम राउंड डाउन करेंगे, अगर वो डिजिट 5 से लेके 9 के बीच में लाई करती है तो हम राउंड अप करेंगे। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक नंबर लेते हैं 6728518 अब हम इस नंबर की डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब मान लीजिए कि हमें जिस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है वो प्लेस है थाउजेंड्स का प्लेस। तो थाउजेंड्स की प्लेस में यहाँ कौन सी डिजिट है? 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम जो डिजिट जस्ट राइट ऑफ द प्लेस है उसको देखेंगे। मतलब कि 5 के जस्ट राइट में डिजिट है 1। अब आप देखिए 1 यहाँ पे क्या है? इट इज लेस देन 5, या फिर ये 0 से 4 के बीच में लाई करती है। तो हमने आपको पहले बताया था कि अगर 0 से 4 के बीच में कोई डिजिट लाई करती है राइट हैंड साइड में ऑफ द प्लेस, तो हमें नंबर को सेम रखना है या फिर राउंड डाउन करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि वी विल कीप 5 द सेम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो 5 से राइट हैंड साइड की डिजिट्स हैं उन सभी को हम रिप्लेस कर देंगे 0 से, और जो 5 से लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट्स हैं वो सभी सेम रहेंगी। तो नंबर हो जाएगा 67285 और उसके बाद 3 zeros, और ये हो गया राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब इसी तरह से मान लीजिए हम 10,000 के प्लेस पर राउंड ऑफ करते हैं। तो 10,000 के प्लेस पे डिजिट है 8 और इसके इमीडिएट राइट हैंड साइड में डिजिट है 5, और 5 आप देखिए इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब कि ये 5 और 9 के बीच में लाई करती है। तो हम क्या करेंगे? जो 8 है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 8 विल बिकम 9। और इसके बाद जो 10,000 का प्लेस है उसके राइट हैंड साइड में जो भी डिजिट्स हैं वो सभी रिप्लेस हो जाएंगी 0 से, और जो लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट्स हैं वो सभी सेम रहेंगी। तो अब नंबर हो जाएगा 672 और 8 की जगह हमने रखा 9, और उसके बाद आ जाएंगे 4 zeros। तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे लैक्स की डिजिट पर। तो लैक्स की डिजिट पर यहाँ पर नंबर है 2, इसके इमीडिएट राइट हैंड साइड में नंबर है 8। तो 8 जो है 5 से ज्यादा है, मतलब कि ये 5 और 9 के बीच में लाई करता है। तो क्या करेंगे इस केस में? आप 2 में 1 ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 2 से जो लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट्स है वो पहले की तरह ही सेम रहेंगी। तो हम लिख लेंगे पहले 6 7। अब क्योंकि 2 के राइट हैंड साइड वाली डिजिट 8 है जो कि 5 से बड़ी है, तो 2 हो जाएगा 1 इंक्रीज होके 3। तो नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी यहाँ पर 3, और उसके बाद 2 के राइट हैंड साइड में जो भी डिजिट्स हैं वो सभी हो जाएंगी 0। तो आगे हम 5 zeros लगा देंगे। तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट लाख। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर 6728518 एक नंबर है तो उसको जब हम नियरेस्ट 1000 पर राउंड ऑफ करेंगे तो नंबर आएगा 67285 एंड 3 zeros। नियरेस्ट 10,000 पे करेंगे तो आएगा 67290 एंड देन 3 zeros। नियरेस्ट लाख पे करेंगे तो आएगा 673 फिर देन 5 zeros। और अगर हम इसी तरह से नियरेस्ट 10 लाख पे करेंगे तो 10 लाख पे डिजिट है यहाँ पर 7, और 7 के इमीडिएट राइट में है 2 जो कि 5 से छोटा है, तो 7 विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 6 7 एंड देन रेस्ट ऑफ द नंबर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय zeros। तो आगे हो जाएंगे 6 zeros। इसी तरह से जब आप नियरेस्ट करोड़ पे राउंड ऑफ करेंगे तो करोड़ के प्लेस पे जो डिजिट है वो है 6, उसके इमीडिएट राइट में है 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 5। तो आपको 6 में 1 ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगा 7, और बची हुई सारी डिजिट्स हो जाएंगी 0। तो देखा आपने ये कितना आसान है कि जब आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो जिस प्लेस पर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं आपको केवल उसके इमीडिएट राइट वाली डिजिट देखनी है, और ये देखना है कि क्या वो 0 से लेके 4 के बीच में लाई करती है या 5 से लेके 9 के बीच में, और अकॉर्डिंगली आपको राउंड डाउन करना है या राउंड
अप करना है, मतलब कि आपको उस डिजिट में या तो कुछ भी ऐड नहीं करना है या फिर 1 ऐड करना है। इसके बाद आपकी बुक में दिए हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर्स। तो आपको यहाँ 2 नंबर दिए हुए हैं। तो पहला नंबर है 38769957। तो सबसे पहले हम थाउजेंड्स के प्लेस पर राउंड ऑफ करके देखते हैं। तो थाउजेंड्स के प्लेस पर डिजिट है 9, उसके इमीडिएट राइट हैंड साइड पर डिजिट है अगेन 9। अब 9 क्योंकि 5 से बड़ी डिजिट है तो हम थाउजेंड्स के प्लेस पर जो डिजिट 9 है उसमें 1 ऐड कर देंगे, वो हो जाएगी 10। तो थाउजेंड्स के प्लेस पे तो हमें एक ही डिजिट रखनी है और यहाँ हो गई 2 डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 10 का 1 है वो तो हो जाएगा कैरी ओवर और ऐड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट है 6 उसमें, और जो 0 है वो आ जाएगा थाउजेंड्स के प्लेस पे या फिर 9 हो जाएगा 0 और कैरी ओवर ऐड होकर 6 हो जाएगा 7। तो नियरेस्ट 1000 पर राउंड ऑफ करने पर नंबर हो जाएगा 3877 एंड 4 zeros। अब अगर हम इसी नंबर को 10,000 के प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे तो 10,000 के प्लेस पर डिजिट है 6, उसके इमीडिएटली राइट हैंड पे जो डिजिट है वो है 9। अब क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 5 तो 6 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा 7, और इस प्लेस के राइट हैंड साइड वाली सारी डिजिट्स हो जाएंगी 0 और लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट्स रहेंगी सेम। तो 10,000 की प्लेस पर राउंड ऑफ करने पर आएगा नंबर 38770000। अब हम लाख्स पे राउंड ऑफ करके देखते हैं। तो लाख्स पे डिजिट है 7, 7 के राइट हैंड साइड में डिजिट है 6, 6 इज ग्रेटर देन 5 तो 7 में हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ 7 विल बिकम 8, और यहाँ पर भी पहले की तरह ही 7 के जो राइट हैंड साइड वाली डिजिट्स है वो सभी 0 हो जाएंगी और लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट्स सेम रहेंगी। तो लैक्स के प्लेस पर राउंडिंग ऑफ करके नंबर हो जाएगा 388 और उसके बाद 5 zeros। अब 10 lakhs के प्लेस पर राउंड ऑफ करके देखते हैं। तो 10 lakhs के प्लेस पर डिजिट है 8, उसके इमीडिएट राइट में है डिजिट 7। अब 7 इज मोर देन 5 तो 8 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 8 विल बिकम 9, और यहाँ भी राइट हैंड साइड की सभी डिजिट्स हो जाएंगी 0 और 8 के लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल डिजिट है 3, इट विल रिमेन सेम। तो राउंडिंग ऑफ करके नंबर हो जाएगा 3, 9 एंड देन 6 zeros। अब करोड़ के प्लेस पर राउंड ऑफ करके देखते हैं। तो करोड़ के प्लेस पे डिजिट है 3, उसके इमीडिएट राइट हैंड साइड पर डिजिट है 8। अब क्योंकि 8 5 से बड़ा है तो हम 3 में 1 ऐड कर देंगे और 3 विल बिकम 4, और यहाँ भी 3 के राइट हैंड साइड वाली सभी डिजिट्स 0 हो जाएंगी। तो नियरेस्ट करोड़ पर राउंड ऑफ करने पर आएगा नंबर 4 और उसके बाद 7 zeros। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर है 29,05,32,481। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि नियरेस्ट 1000 पर जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आप 1000 के प्लेस पर डिजिट जो है उसे देखेंगे। तो यहाँ 1000 के प्लेस पर है 2 और 2 के इमीडिएट राइट में है 4, 4 इज लेस देन 5 तो 2 विल रिमेन द सेम एंड द नंबर विल बिकम 290532000। इसी तरह नियरेस्ट 10,000 पर करने पर 10,000 के प्लेस पर डिजिट है 3, उसके इमीडिएट राइट में है 2 विच इज लेस देन 5 तो 3 विल रिमेन द सेम एंड द नंबर विल बिकम 29053 एंड देन 4 zeros। और इसी तरह से आप नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़ पर राउंड ऑफ किए हुए नंबर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आई हैव अ नंबर फॉर विच all 5 nearest neighbors are 5 crore. What could the number be and how many such numbers are there? तो क्वेश्चन का मतलब है कि हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़ सभी 5 करोड़ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम थाउजेंड्स के प्लेस को देखेंगे और थाउजेंड्स के प्लेस के लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट्स हैं वो राउंड ऑफ करके हमें 50000 मिलनी चाहिए, क्योंकि 1000 से प्लेस पर जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो उसके राइट हैंड साइड में जो 100, 10s और 1s के प्लेस हैं वो 0 हो जाएंगे। तो हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड के प्लेसेस को ध्यान रखना है। तो पहले हम इनिशियली थाउजेंड्स के प्लेस को 0 रख के देखते हैं। तो अगर हमें थाउजेंड्स के प्लेस को 0 ही रखना है आफ्टर राउंडिंग ऑफ तो हमें इसके राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है हंड्रेड्स के प्लेस पर वो डिजिट 5 से कम होनी चाहिए या फिर वो 0 से 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। और इसके अलावा जो बची हुई 2 डिजिट्स हैं 10s और 1s के प्लेस पर वो 00 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1000 के प्लेस पर राउंड ऑफ करने के लिए हमें उसके केवल इमीडिएट राइट हैंड साइड वाली डिजिट देखनी है, मतलब कि हंड्रेड्स की डिजिट देखनी है। तो इस केस में जो हंड्रेड्स की डिजिट होंगी वो 0 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकती हैं और 10s और 1s के प्लेस पर जो डिजिट होंगी वो 00 से लेके 99 तक कोई भी डिजिट हो सकती हैं। इसका मतलब कि हंड्रेड्स, 10s और 1s यहाँ पर जो 3 डिजिट्स आएंगी वो हंड्रेड्स के प्लेस पर 0
और टेंस ऑफ 1 के प्लेस पर 0 0, इनको मिलाकर 0 0 0 और मैक्सिमम हंड्रेड्स के प्लेस पर 4 और टेंस ऑफ 1 के प्लेस पर 99, इनको मिलाकर 499। इनके बीच में कोई भी डिजिट्स हो सकती हैं। तो 000 से लेके 499 तक हम कोई भी डिजिट्स को रखें थाउजेंड्स के प्लेस पर, अगर 0 है तो वो 0 ही रहेगा। तो पहले केस में जो पॉसिबल नंबर्स होंगे वो होंगे 50000 और उसके बाद 3 zeros से लेके 50000499। अब दूसरा सिनेरियो हो सकता है जिसमें 1000 के प्लेस के इमीडिएटली जो राइट हैंड पे डिजिट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है, मतलब कि वो 5 और 9 के बीच की कोई डिजिट है। तो क्या होगा, हमें जो 1000 की डिजिट पे 0 है उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा 1, पर हमें 1 चाहिए नहीं, यहाँ पर हमें चाहिए 0, तो हमें यहाँ पर 9 चाहिए होगा, क्योंकि 9 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो होगा 10, और 10 का जो 0 है वो चले जाएगा 1000 के प्लेस पर, और इस केस में जो 1 है वो हो जाएगा कैरी ओवर 10,000 के प्लेस पर। अब अगेन यहाँ पर 10,000 के प्लेस पर जो 0 है वो 1 ऐड करके हो जाएगा 1, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर 0, तो अगेन हमें यहाँ पर 0 की जगह 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो आएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और लैक्स के प्लेस पे चले जाएगा 1। अगेन हमें लैक्स के प्लेस पे 1 नहीं चाहिए, 0 चाहिए, तो हमें वहां पर अगेन फिर 9 रखना पड़ेगा, और इसी तरह से हमें 10 लाख के प्लेस पर अगेन 9 रखना पड़ेगा। लेकिन 10 लाख के प्लेस के बाद हमें क्या चाहिए कि 10 लाख के प्लेस पे जब हम 9 रखेंगे तो 1 जो ऐड होके 10 होगा, तो जो 1 कैरी ओवर जाएगा वो करोड़ के प्लेस पे जाएगा, तो हमें करोड़ के प्लेस पे जो 5 है उसको रिप्लेस करके करना पड़ेगा 4। अब यहाँ पर भी देखिए कि जो टेंस और वंस के प्लेस की डिजिट है वो अगेन 00 से लेके 99 के बीच में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमें थाउजेंड्स के प्लेस के केवल इमीडिएट राइट हैंड साइड की डिजिट देखनी है राउंडिंग ऑफ करने के लिए। तो इस केस में फाइनली क्या हो जाएगा कि पहली 5 डिजिट्स हो जाएंगी 49999, और उसके बाद जो हंड्रेड्स के प्लेस पर डिजिट है वो हो जाएगी एनी डिजिट बिटवीन 5 एंड 9, और टेंस और वंस के प्लेस पर जो डिजिट्स हैं वो 00 से लेके 99 के बीच में कुछ भी हो सकती हैं। तो फाइनली हंड्रेड्स, टेंस और वंस के प्लेस पर जो डिजिट्स हैं वो हो जाएंगी इस रेंज में कि हंड्रेड्स के प्लेस पर 5 आएगा और टेंस और वंस के प्लेस पर 00 आएंगे, तो हो जाएगा 500, और हंड्रेड्स के प्लेस पर मैक्सिमम आएगा 9 और टेंस और वंस के प्लेस पर आएगा 99, जो हो जाएगा 999। तो इस सिनेरियो में हमारे नंबर्स की रेंज हो जाएगी 49999, उसके आगे 500 से लेके 4999999 तक। तो फाइनली हमसे जो पूछा गया था कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके सारे 5 नियरेस्ट नेबर्स 5 करोड़ होंगे, तो वो नंबर्स हो जाएंगे ये, और इसमें आप देखिए कि 4999999 और 5 करोड़ ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो हमारी फाइनली रेंज हो जाएगी 4 करोड़ 99,99,500 से लेके 5 करोड़ 499 तक की, और ऐसे टोटल नंबर्स होंगे 1000। अब इसके बाद रॉक्सी और एस्तु आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस। तो पहले एक्सप्रेशन में दो लार्ज नंबर्स 4,63,128 और 4,19,682 को ऐड किया जा रहा है। अब एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं, उसके बाद हम उसको सम करते हैं। तो ऐसा करने के बाद रॉक्सी कहती है कि द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। वहीं एस्तु कहता है कि सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। और उसके बाद आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000 एंड व्हाई डू यू थिंक सो। द थर्ड क्वेश्चन इज, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128 and why do you think so? And the last question is, what is the exact value of adding these two large numbers? अब आपको समझाने के लिए पहले हम इसको रिवर्स ऑर्डर में डील करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे आएगा 8,82,810। तो ये आंसर हो गया आपके पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन का। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि वेदर दिस नंबर इज ग्रेटर देन 8,83,128 or less than this. So clearly 8,82,810 is not greater than 8,83,128. In fact, it is less than this number. उसके बाद B part of the question is, will the sum be greater than 8,50,000 or less than 8,50,000? So again, it is very clear from the sum
that 8,82,810 is greater than 8,50,000 and not less than 8,50,000. And the first part of the question is, are these estimates correct? तो इसको हम इसका एस्टिमेट कैलकुलेट करके देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि रॉक्सी और एस्तु दोनों ने ही नंबर को लाख की डिजिट पर राउंड ऑफ किया है, तो हम भी 8,82,810 को लाख की डिजिट पर राउंड ऑफ करके देखते हैं। तो लाख के प्लेस पर यहाँ डिजिट है 8 और उसके इमीडिएट राइट में 10,000 के प्लेस पर भी डिजिट 8 है। अब नाउ 8 इज ग्रेटर देन 5, तो जो लाख के प्लेस पर 8 है वो 9 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड हो जाएगा और इसके राइट हैंड साइड की जो भी डिजिट्स है वो सभी 0 हो जाएंगी। तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद नंबर हो जाएगा 9 लाख। अब क्लियरली 9 लाख इज नियर 9 लाख एंड नॉट नियर 8 लाख। तो इस केस में S2 का एस्टिमेट जो है वो ज्यादा सही है। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू है 8,82,810 दैट इज ग्रेटर देन 8 लाख एंड लेस देन 9 लाख। तो इस केस में बोथ रॉक्सी एंड S2 आर करेक्ट बिकॉज रॉक्सी इज सेइंग दैट द सम इज मोर देन 8 लाख और S2 कह रहा है कि द सम इज लेस देन 9 लाख। तो बोथ आर करेक्ट। अब इस तरह से जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हम कैलकुलेशन माइंड में उतने इजीली नहीं कर सकते। हमने एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए एग्जैक्टली सम किया है। अब यहाँ पर हम इसको एस्टिमेट्स या अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को पहले अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो उस केस में हम सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे कि आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट। तो पहले हम इन दोनों नंबर्स की एस्टिमेटेड या राउंडेड ऑफ वैल्यू पहले निकालते हैं। तो जब लैक्स के प्लेस पे हम राउंड ऑफ करेंगे तो पहला नंबर 4,63,128, इसमें 4 के राइट हैंड साइड में है 6 विच इज ग्रेटर देन 5, तो 4 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा 5 और राउंडेड ऑफ नंबर जो होगा वो हो जाएगा 5 लाख। इसी तरह से जो अगला नंबर है उसमें भी लैक्स के प्लेस पर 4 है, उसके इमीडिएट राइट में है 1 विच इज लेस देन 5, तो 4 विल रिमेन 4 एंड ऑल अदर डिजिट विल बिकम 0। तो जो राउंडेड ऑफ नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 लाख और इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 9 लाख। तो हमारे एक्सप्रेशन में दिए हुए दोनों लार्ज नंबर्स का एस्टिमेटेड सम होगा 9 लाख। अब हम आंसर करेंगे कि हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। तो यहाँ पर क्लियरली जो S2 का एस्टिमेट है वो 9 लाख है विच इज करेक्ट एंड रॉक्सी का जो एस्टिमेट है कि दैट सम इज नियर 8 लाख दैट इज इनकरेक्ट। सिमिलरली S2 ने जो कहा था कि सम इज लेस देन 9 लाख दैट इज करेक्ट क्योंकि हमने यहाँ पर राउंडिंग अप किया था। और रॉक्सी का जो कहना था कि सम इज मोर देन 8 लाख दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज हमारा एस्टिमेटेड सम 9 लाख आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर द सम इज ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000। तो यहाँ आप देखिए कि जो राउंडिंग ऑफ हमें करनी है वो 10,000 के प्लेस पर करनी है बिकॉज हमारे यहाँ 10,000 के प्लेस पर एक नॉन जीरो नंबर है। तो चलिए हम 10,000 के प्लेस पर राउंडिंग ऑफ करके देखते हैं। तो पहले नंबर के 10,000 के प्लेस पर है 6, उसके इमीडिएट राइट में है 3 विच इज लेस देन 5, तो 6 विल रिमेन 6 और राउंडिंग ऑफ करके नंबर हो जाएगा 4,60,000। सिमिलरली सेकंड नंबर के 10,000 के प्लेस पर है 1, उसके इमीडिएट राइट में है 9 विच इज ग्रेटर देन 5, तो 1 विल बिकम 2 और जो नंबर होगा वो हो जाएगा 4,20,000। दोनों को ऐड करेंगे तो सम आएगा 8,80,000। तो 8,80,000 हो गया हमारा एस्टिमेटेड सम और ये सम ग्रेटर है 8,50,000 से। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि द सम इज ग्रेटर देन 8,50,000 एंड नॉट लेस देन 8,50,000। अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा गया है कि विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128। अब यहाँ पर जो आपको एस्टिमेट निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा कम से कम थाउजेंड्स के प्लेस तक, तभी आप इन नंबर्स को कंपेयर कर पाएंगे। तो थाउजेंड्स के प्लेस पर अप्रोक्सीमेशन करके देखते हैं। तो पहले नंबर के थाउजेंड्स के प्लेस पर है 3, उसके इमीडिएट राइट में है 1 विच इज लेस देन 5, तो 3 विल रिमेन सेम। तो राउंडिंग ऑफ करके नंबर हो जाएगा 4,63,000। सेकंड नंबर के थाउजेंड्स के प्लेस पर है 9, उसके इमीडिएट राइट में है 6 विच इज ग्रेटर देन 5, तो 9 में आप 1 ऐड कर देंगे इट विल बिकम 10 और 9 की जगह हो जाएगा 0 और 1 कैरी ओवर चले जाएगा इमीडिएट लेफ्ट वाले डिजिट 1 पर, 1 हो जाएगा 1 के साथ ऐड होके 2, सो द नंबर विल बिकम 4,20,000 एंड द सम विल बी 8,83,000। तो क्लियरली यहाँ पर जो 8,83,000 है जो एस्टिमेटेड सम है हमारा दैट इज लेस देन 8,83,128, इसलिए द सम विल बी लेस देन 8,83,128 एंड नॉट ग्रेटर देन दिस। एग्जैक्ट वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी विच इज 8,82,810। अब इसी के सेकंड पार्ट में दो लार्ज नंबर्स दिए हुए हैं 14,63,128 और उसमें से माइनस किया गया है एक और लार्ज नंबर 4,90,020 को। अगेन यहाँ रॉक्सी कहती है कि द डिफरेंस इज नियर
10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख। वहीं S2 कहता है कि द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख। और अगेन आपको यहाँ पर भी सिमिलर टू फर्स्ट केस 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ भी हम पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं थ्रू कैलकुलेशंस। तो हमने 14,63,128 में से 4,90,020 को माइनस किया, उससे आया 9,73,108। तो ये हो गया हमारा आंसर डी पार्ट। अब सी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128 और लेस देन इट, एंड व्हाई डू यू थिंक सो? तो क्लियरली 9,73,108 is greater than 9,63,128 and not less than it. अब बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं कि will the difference be greater than 9,50,000 और लेस देन 9,50,000? तो क्लियरली यहाँ 9,73,108 is greater than 9,50,000 and not less than it. लास्ट में पहले पार्ट में पूछा गया है कि आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट? तो हम इसका एस्टिमेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ लैक्स की डिजिट पर नंबर है 9, उसके इमीडिएटली राइट में नंबर है 7 which is more than 5, so 9 will become 10 and all the digits to the right of 9 will become 0 and the rounded off number will become 10 lakh which is near 10 lakh and not 9 lakh. तो इस केस में रॉक्सी सही है और S2 गलत। वहीं 9,73,108 है वो 9 लाख से बड़ा है और 10 लाख से छोटा। तो इस केस में दोनों ही सही है। अब सेम क्वेश्चन को राउंडिंग ऑफ मेथड से करके देखते हैं। तो दोनों नंबर का राउंडिंग ऑफ करते हैं लैक्स की डिजिट पर। तो फर्स्ट नंबर में लैक्स के प्लेस पर है 4, उसके इमीडिएटली राइट में नंबर है 6 which is greater than 5, तो 4 will become 5, तो नंबर will become 15 लाख। सिमिलरली दूसरे नंबर में लैक्स की डिजिट पर है 4, उसके इमीडिएट राइट में है 9 which is greater than 5, so 4 will become 5 and the number will become 5 lakh. तो 15 लाख में से 5 लाख माइनस करने पर आएगा 10 लाख। तो 10 लाख हो गया हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो whose estimate is closer to the difference? Definitely रॉक्सी का, अरस्तु का नहीं। सिमिलरली रॉक्सी का स्टेटमेंट that the difference is less than 10 lakh is correct और S2 का स्टेटमेंट कि it is more than 9 lakh is also correct. अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं कि whether the difference is greater than 9,50,000 और less than 9,50,000. तो अगेन 10,000 के प्लेस पर राउंड ऑफ करके देखते हैं। तो 10,000 के प्लेस पर डिजिट है 6 फर्स्ट नंबर के लिए, इसके इमीडिएट राइट में है 3 which is less than 5, तो 6 will remain same और नंबर हो जाएगा 14,60,000. सिमिलरली सेकंड नंबर के 10,000 की डिजिट है 9, उसके इमीडिएटली राइट में है 0 which is less than 5, तो 9 will remain same. तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो हो जाएगा 4,90,000 और जब हम इनको माइनस करेंगे तो आएगा 9,70,000. तो 9,70,000 हो गया हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब 9,70,000 क्योंकि 9,50,000 से बड़ा है तो वी कैन सेफली से कि द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 9,50,000 एंड नॉट लेस देन 9,50,000. अब द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि वेदर द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 9,63,128 और लेस देन इट। तो अगेन अब हम थाउजेंड्स के प्लेस पर राउंडिंग ऑफ करके देखते हैं। तो यहाँ थाउजेंड्स के प्लेस पर पहले नंबर में डिजिट है 3, उसके इमीडिएट राइट में है 1 which is less than 5, तो 3 will remain the same. तो नंबर हो जाएगा 14,63,000. सिमिलरली सेकंड नंबर में थाउजेंड के प्लेस पर डिजिट है 0, उसके इमीडिएट राइट में है डिजिट 0 which is less than 5, तो 0 will remain same और राउंडिंग ऑफ करके नंबर हो जाएगा 4,90,000. अब दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 9,73,000. तो 9,73,000 हो जाएगा हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस विच इज क्लियरली मोर देन 9,63,128. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 9,63,128 एंड नॉट लेस देन इट। और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डिफरेंस हमने पहले ही कैलकुलेट करी थी विच इज 9,73,108. इसके बाद आपकी बुक में अप्रोक्सीमेशन और राउंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया हुआ है जिसमें आपको एक डेटा दिया हुआ है इन विच पॉपुलेशंस ऑफ सिटीज आर मेंशन्ड। तो इस डेटा में इन 20 सिटीज की पॉपुलेशन मेंशन्ड है। ये सेंसस डेटा है 2001 और 2011 का। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर the following questions by approximation. First, what is your general observation about this data? Share it with the class. चलिए तो डेटा को दोबारा देखते हैं। तो 2001 में जो पॉपुलेशन है इस टेबल के अंदर एक्सेप्ट कोलकाता, आप देखिए कि सभी सिटीज की पॉपुलेशन 2001 के कंपैरिजन में 2011 में इंक्रीज हो रही है या बढ़ रही है। सिमिलरली आप देखिए कि मुंबई और न्यू दिल्ली इन दोनों ही सिटी की पॉपुलेशन
2001 से 2011 में बढ़ी है और 2011 में दोनों ही सिटी की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। सिमिलरली आप ब्रॉडली देखेंगे तो कुछ सिटीज जैसे कि सूरत और वडोदरा, इनकी पॉपुलेशन 2001 से 2011 में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो हमारी जनरल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा हो जाएंगी। पहला, एक्सेप्ट कोलकाता द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज इंक्रीज्ड from 2001 to 2011. Second, population of Mumbai and New Delhi are the highest, both crossing 1 crore. और तीसरी कि population of cities like Surat and Vadodara almost doubled from 2001 to 2011. Second part of the question देखते हैं, what is an appropriate title for the above table? तो क्योंकि ये सेंसस डेटा है तो above table का appropriate title हो जाएगा सेंसस डेटा ऑफ population of major Indian cities in 2001 and 2011. अब third part of the question is, how much is the population of Pune in 2011? Approximately by how much has it increased as compared to 2001? तो अगेन टेबल में पुणे की पॉपुलेशन को देखते हैं कि 2011 में पुणे की पॉपुलेशन थी 31,15,431, जो कि 2001 में थी 25,38,473। तो हम पॉपुलेशन ऑफ पुणे को 2011 और 2001 के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आप इसको लैक्स की डिजिट पर राउंड ऑफ कर लीजिए। तो पुणे की पॉपुलेशन 2011 में हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 31 लाख, क्योंकि 1 के राइट साइड में 1 है लैक्स के प्लेस में, विच इज लेस देन 5, तो 1 एज इट इज रहेगा। सिमिलरली 2001 की जो पॉपुलेशन है उसमें लैक्स के प्लेस पर है 5, उसके इमीडिएट राइट में है 3, विच इज अगेन लेस देन 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 लाख। तो अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो जाएगा एज कंपेयर टू 2001 31 lakh minus 25 lakh which is equal to 6 lakh. अब fourth question is, which city's population increased the most between 2001 and 2011? अब हम कुछ मेजर इंडियन सिटीज जिनकी पॉपुलेशन हमको सबसे ज्यादा लग रही है इंक्रीज होते हुए, उनकी अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन को इस टेबल से निकाल के देखते हैं। तो न्यू दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो 2001 में थी अप्रोक्सीमेटली 99 लाख, जो कि बढ़ के 2011 में हो जाती है 110 लाख। तो अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ करीब 11 लाख। सिमिलरली जो बेंगलुरु की पॉपुलेशन है वो 2001 में थी करीब 43 लाख, जो कि बढ़ के 2011 में हो जाती है 84 लाख। तो यहाँ अप्रोक्सीमेट इंक्रीज हो गया 41 लाख का। अगेन हैदराबाद की पॉपुलेशन 2001 में थी 36 लाख, जो इंक्रीज होके 2011 में हो गई 68 लाख। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इंक्रीज हुआ 68 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 32 लाख। अगला अहमदाबाद को देखते हैं। अहमदाबाद की 2001 में पॉपुलेशन थी 35 लाख, जो कि इंक्रीज होके हो गई 56 लाख। यहाँ पर आप देखिए कि लाख की डिजिट पर 5 है, उसके इमीडिएटली राइट में है 7 विच इज मोर देन 5, तो यहाँ हमने 5 का 6 कर दिया, तो इट इज 56 लाख। तो 56 माइनस 35 ये हुए 21 लाख। अब चेन्नई की पॉपुलेशन में ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, वहीं कोलकाता की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। और नेक्स्ट सिटी है सूरत, जिसकी पॉपुलेशन 24 लाख से बढ़कर हो गई 45 लाख, करीब 21 लाख का इंक्रीज। वहीं वडोदरा की पॉपुलेशन करीब 17 लाख से बढ़ के हो जाती है 36 लाख विच इज ऑलमोस्ट 19 लाख का इंक्रीज। इसके बाद पॉपुलेशन में दूसरे सिटीज में इतना सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं है। तो आप देखिए कि जो हमने अप्रोक्सीमेट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन निकाला है उसमें मैक्सिमम इंक्रीज इन पॉपुलेशन है बेंगलुरु का विच इज 41 लाख। और आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पर हमने केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज या राउंडेड ऑफ वैल्यूज को यूज किया है, जो हमने अपने माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया है। सो दिस इज हाउ वी यूज राउंडिंग ऑफ लार्ज नंबर्स टू कंपेयर द डेटा। तो आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन विल बी Bengaluru's population increased the most between 2001 to 2011. Next question is, are there cities whose population has almost doubled? Which are they? तो let us again look at the data. तो आप देखिए कि जो बेंगलुरु की पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 43 लाख थी विच हैज बिकम 84 लाख आफ्टर एन अप्रोक्सीमेट इंक्रीज ऑफ 41 लाख। तो 41 और 43 आपस में नियर बाई है, तो इसका मतलब बेंगलुरु की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हुई है। सिमिलरली हैदराबाद की पॉपुलेशन को आप देखिए 2001 में थी करीब 36 लाख विच हैज इंक्रीज्ड टू 68 लाख, एन इंक्रीमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 32 लाख। तो यहाँ भी आप देखिए कि 32 और 36 काफी नियर बाई है। तो हैदराबाद की पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट डबल हुई है 2001 से 2011 में। इसी तरह आप सूरत को देखिए, सूरत में 2001 में पॉपुलेशन थी करीब 24 लाख विच हैज इंक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली 45 लाख इन
2011, अगेन एन इंक्रीमेंट ऑफ 21 लाख। तो 24 और 21 काफी पास में है, तो यहाँ भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हुई है। वहीं वडोदरा के केस में 2001 में पॉपुलेशन थी करीब 17 लाख, विच हैज ऑलमोस्ट डबल्ड टू 36 लाख। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि पॉपुलेशन एग्जैक्टली डबल हो गई है, आपसे पूछा गया है कि वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है या फिर अप्रोक्सीमेटली डबल हो गई है। तो ऐसे ये 4 सिटीज हैं। तो आंसर हो जाएगा 5th क्वेश्चन का कि यस, देयर आर सिटीज whose population is almost doubled, and those cities are Bengaluru, Hyderabad, Surat and Vadodara. The last question is, by what number should we multiply Patna's population to get a number or population close to that of Mumbai? Again हम टेबल पर चलते हैं। तो मुंबई की पॉपुलेशन है करीब 124 लाख, वहीं पटना की पॉपुलेशन है करीब 17 लाख। तो हम 17 लाख को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 119 लाख। अब 119 लाख इज वेरी क्लोज टू 124 लाख। तो हमसे जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटना पॉपुलेशन, तो वो नंबर हो जाएगा 7। कि अगर पटना की पॉपुलेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब वो मुंबई के पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगी। अगेन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपसे ये नहीं कहा गया है कि वो एग्जैक्टली मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगी। आपसे केवल ये कहा गया है कि आप किस नंबर से पटना की पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करें कि वो क्लोज टू मुंबई पॉपुलेशन हो जाए। तो आपने देखा कि कैसे हम लार्ज नंबर्स को अप्रोक्सीमेशन करके प्रैक्टिकल लाइफ में कई ब्रॉड कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, जहां पर मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन हम अपने माइंड में ही कर सकते हैं, हमें किसी पेन पेपर या कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। तो पॉपुलेशन का सेंसस डेटा एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है जहां पर हम अप्रोक्सीमेशन या राउंडिंग ऑफ को यूज करते हैं। आप इस तरह के कुछ और डेटा को सर्च करिए, और अगर आपको ऐसा कोई और रिलेवेंट डेटा मिलता है जहां पर आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।